Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 2 of class 9th history, and the chapter's name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. So first of all, if you haven't watched the earlier chapter, then please click on the I button. There you will find the playlist, and if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. सोशलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा आइडिया जिसमें लोग ये मानते हैं कि सभी लोग इक्वल हैं और जितने भी रिसोर्सेज जो हैं वो सब में इक्वली बंटने चाहिए। हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि यूरोपियन नेशंस में किस तरीके से सोशलिज्म का आइडिया स्प्रेड हुआ, और जिस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से इस चैप्टर में हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द एज ऑफ सोशल चेंज। इस सेक्शन में एक तरीके से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक पूरे पर्टिकुलर पीरियड में लगातार बहुत सारे जगह पे सोशल चेंजेस आ रहे थे। In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो भी इवेंट्स फ्रांस में हुए, जो भी चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुई, उन सारी चीज़ों ने दूसरे जो यूरोपियन नेशंस हैं उनको अफेक्ट किया था। दूसरे जो देश हैं वहाँ पे भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेसिक आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो दूसरे देशों में भी पहुँच रही थी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों को ये लगने लगा कि जो सोसाइटी है उसमें बहुत ड्रामेटिकली हम चेंज ला सकते हैं। जिस तरीके से फ्रांस में लोगों ने रेवोल्यूशन किया, उन्होंने विद्रोह किया, मोनार्की हटाई और डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको सेटअप किया, तो इस तरीके से दूसरे देशों में भी जो दूसरे यूरोपियन नेशंस हैं वहाँ पे भी लोगों को ये पॉसिबिलिटी लगी कि एक सोसाइटी में हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। जिस तरीके से सोसाइटी फिलहाल स्ट्रक्चर हो रखी है, जो फिलहाल सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसे हम चेंज कर सकते हैं। लोगों को ये उम्मीद दिखी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and church which controlled the economic and social power. हमने लास्ट चैप्टर में ये भी देखा था कि 18th सेंचुरी के टाइम पे जो सोसाइटी है वो एस्टेट्स में बटी हुई थी, 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी, नोबेलिटी, क्लर्जी एंड जो थर्ड एस्टेट है। सबसे ऊपर जो है वो क्लर्जी होते थे, उसके बाद नोबेलिटी और उसके बाद थर्ड एस्टेट। इस तरीके से सोसाइटी जो है वो 3 एस्टेट्स में बटी हुई थी, और सबसे ज़्यादा जो पावर थी वो एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च के पास थी। मतलब कि नोबेलिटी एंड क्लर्जीज के पास सबसे ज़्यादा पावर थी, और वही लोग जो है एक तरीके से इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे, सोशल पावर को वो कंट्रोल करते थे। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अचानक से लोगों को ये लगने लगा कि ये जो पूरा सिस्टम है स्टेट्स का, इसको बदला जा सकता है। In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power begin to be discussed. अब यूरोपियन नेशंस में साथ ही साथ जो एशियन नेशंस हैं, बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज़ और एशिया की कंट्रीज़, वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ हैं वो डिस्कस होने लगे। लोग अब इंडिविजुअल राइट्स की बात कर रहे थे कि सबको जो है कुछ नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं, वो सबके पास होनी चाहिए। कौन सोसाइटी में पावर को कंट्रोल करेगा? तो इस तरीके के जो डिस्कशंस हैं वो फ्रेंच के अलावा दूसरे जो देश हैं, यूरोपियन नेशंस हो गए, एशियन नेशंस हो गए, वहाँ पे भी ये चीज़ें डिस्कस होने लगी। इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में राजा राम मोहन रॉय जो थे, साथ ही साथ डेरोजियो जो थे, इन लोगों ने बात की कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो रेवोल्यूशन के बाद के जो आइडियाज़ निकल के आ रहे थे, फ्रांस में जो भी रेवोल्यूशन हुआ और जो दूसरे देशों में भी, यूरोपियन नेशंस में जो रेवोल्यूशन हो रहे थे, उसके बाद जो नए नए आइडियाज़ निकल के आ रहे थे, लोग उन आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे थे, उन पे डिबेट कर रहे थे। द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज़ ऑफ सोसाइटल चेंज। अब जो कॉलोनीज थी, ऐसे नेशंस जिनको किसी दूसरे देश ने अपनी कॉलोनी बना रखा है, वो लोग भी अब इन आइडियाज़ पे बात करने लगे थे, और वहाँ पे भी वो लोग
जो सोशल चेंजेस हैं उनको लाने की बात कर रहे थे। और जो डेवलपमेंट्स कॉलोनीज में हो रही थी, उन डेवलपमेंट्स ने ये जो सोशल चेंज का आइडिया है उसको पूरे तरीके से एक नई शेप दे दी थी, नया नज़रिया दे दिया था। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। अब यूरोप में ऐसा नहीं था कि हर कोई पूरे तरीके से सोसाइटी में चेंज चाहता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहते थे। Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. अब यूरोप में लोग जो है वो अलग अलग तरीके से एक्ट कर रहे थे न्यू आइडियाज से। तो कुछ लोग जो थे वो ऐसा चाह रहे थे कि हाँ सोसाइटी में कुछ चेंजेस आने चाहिए, बट वो ऐसा चाहते थे कि ये जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे आए, मतलब ग्रेजुअल शिफ्ट हो, धीरे धीरे करके चेंजेस आए, अचानक से कुछ भी ना हो। बट कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि सोसाइटी एक साथ पूरे तरीके से रिस्ट्रक्चर हो जाए, मतलब धीरे धीरे करने के बजाय सब कुछ एक साथ पूरे तरीके से चेंज हो जाए। सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर्स वर लिबरल्स और रेडिकल्स। कुछ जो लोग थे वो कंजर्वेटिव्स थे, एक तरीके से पुराने ख्यालात वाले थे, और कुछ लोग जो है वो लिबरल्स थे, मतलब नई सोच वाले थे, और रेडिकल्स थे। What did these terms really mean in the context of the time? अब उस टाइम पे जब ये टर्म्स यूज की जा रही थी, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, इनका एक्चुअल में मतलब क्या था? What separated these strands of politics and what linked them together? क्या चीज़ इन सभी टर्म्स को एक दूसरे से अलग करता है कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कंजर्वेटिव इज डिफरेंट फ्रॉम लिबरल्स और रेडिकल्स, और क्या ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों को बांध के रखता है, इन आइडियाज़ को, इन तीनों आइडियाज़ को बांध के रखता है। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और ऑल एट ऑल टाइम्स। अब हमें ये भी समझना है कि जो ये टर्म्स हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज से 50 साल पहले जब इन टर्म्स को यूज़ किया जा रहा था, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, तो जो उनका मतलब तब था वही सेम मतलब हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आज से 50-100 साल पहले जब इन टर्म्स को यूज़ किया जाता था तो इनका मतलब कुछ अलग था, इनको अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता था, और आज इन्हें अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जिस तरीके से टाइम वाइज इनके मतलब चेंज हो रहे हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहे हैं, इसी तरीके से हर जगह पे इनके अपने मतलब हैं कि कहीं पे कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स का मतलब कुछ और होगा, मतलब एकदम से चेंज नहीं होगा, बट वेरिएशंस इनके मतलब में होंगी। कि हो सकता है जो फ्रांस के लोग हैं वो इन वर्ड्स को कुछ और तरीके से समझते हों और इंडिया में इन शब्दों का मतलब थोड़ा अलग हो। तो प्लेस टू प्लेस और टाइम वाइज जो ये मतलब है इन शब्दों का वो चेंज होता है, मतलब हर टाइम पे और हर जगह पे इनका मतलब सेम नहीं है। We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influenced change. तो हम ये इस चैप्टर में देखेंगे कि कुछ 19th सेंचुरी के जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, मतलब 19th सेंचुरी में किस तरीके से पॉलिटी थी उस टाइम पे, किस तरीके की गवर्नमेंट चली आ रही थी, किस तरीके के आइडियाज़ उस टाइम पे चल रहे थे, हम वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने किस तरीके से चेंज को इन्फ्लुएंस किया, किस तरीके से उन्होंने जो चेंज है उसे एनकरेज किया। देन वी विल फोकस ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट्स इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। फिर हम एक ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट को डिस्कस करेंगे जिसमें लोगों ने रेडिकली जो सोसाइटी है उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, पूरे तरीके से जो सोसाइटी है उसमें चेंज लाने की कोशिश की। तो एक ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया, सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। अब रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से जो सोशलिज्म का आइडिया है वो बहुत ही तेजी से फैला, और सोशलिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल आइडिया की तरह निकल के आया पूरे 20th सेंचुरी में। मतलब अगर हम 90s वाले टाइम की बात करें तो उस टाइम पे सोशलिज्म जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया की तरह उभर रहा था। तो इस चीज़ को भी हम समझेंगे जब हम रशियन रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, तो हमें समझ आएगा कि जो सोशलिज्म है वो किस तरीके से फैल रहा था।